जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गोरिल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। राइट, तो जैसा कि आप जानते हैं आपको 5 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी मजबूत रहे। और आज जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी आपका सिविल सर्विसेज का पेपर भी कराता है और डिफेंस का भी कराता है। डिफेंस से मेरा तात्पर्य है जैसे सीडीएस के। राइट, तो यहाँ पर आपको यूपीएससी के ही ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे बट डिफरेंट एग्जाम्स के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जो स्टेट लेवल है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और इनका एक लेवल होता है। राइट, तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं जिनकी जो श्रृंखला होगी वो 5 होगी। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये यूपीएससी के प्री 2020 में आया हुआ है और क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस। और प्रश्न पूछा गया आपसे, द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो प्रेम्बल है जिसे हम हिंदी में उद्देशिका कहते हैं वो संविधान से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक सेकेंड, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ पार्ट ऑफ। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना हमने कि हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेम्बल है क्या ये संविधान का भाग है। तो देखिए इसको संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है, ये बात अपनी याद रखनी है। अब संविधान में जब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती, जो स्पष्ट नहीं होती हैं, तो उनको स्पष्ट करता है उच्चतम न्यायालय। मेरा कहने का तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसमें अलग अलग फैसले दिए हैं और वो फैसले क्या हैं पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेरुबरी केस। बेरुबरी केस, इसमें और भी बातें थी परंतु अभी प्रश्न के अनुसार ही हम बात करेंगे। बेरुबरी केस में जो हमारे उच्चतम न्यायालय है उन्होंने साफ कहा कि जो उद्देशिका है यानी कि जो प्रेम्बल है वो संविधान का भाग नहीं होगा। प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये साफ बोला किसमें? बेरुबरी केस। और बेरुबरी केस कब का है? 1960। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसी के 13 वर्षों के बाद, आफ्टर 13 ईयर्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1973 की। 1973 में एक बहुत प्रसिद्ध केस आता है जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। उसमें 13 जजेस की बेंच थी और आज तक का सबसे बड़ा बेंच का ये केस है। तो इसमें कहा गया जो प्रेम्बल है वो संविधान का भाग है। प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो बेरुबरी केस में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसी का रिवर्स वर्डिक्ट किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां से हमें 2 बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात यह है कि 1973 से आज तक, आई रिपीट, आज तक जो प्रेम्बल है वो एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमें दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई बदल सकता है तो वो है खुद सुप्रीम कोर्ट। ये बात आपने याद रखनी है। राइट, तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेम्बल है वो एक भाग है किसका? संविधान का। और इसी में अगर मैं एलआईसी केस की बात करूं, एक एलआईसी केस भी आया था 1995 में। एलआईसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात कही जो केशवानंद भारती केस में थी कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां से देखिए ये केसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं और इन केसेस के आधार पे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अब ये जो क्वेश्चन है देखिए यहां से तो मुझे पता चल गया कि ये तो नहीं हो सकता, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमें पता चल गया, साफ कहा गया है कि जो प्रेम्बल है इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे देखते हैं, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ये बात कह रहा है कि पार्ट तो है संविधान का परंतु इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, यानी कि ये संविधान का भाग है और इसका जो इसका एक वर्चस्व है उद्देशिका का, वो जो अन्य भाग हैं संविधान में उनके बराबर है। तो देखिए यहीं से ये गलत हो रहा है। अगर मैं बात करूं जैसे पार्ट 3 की, जिसे हम भाग 3 कहते हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि जो राज्य है वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, कोई भी जो अधिकार हैं जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर राज्य, स्टेट आपके छीनता है तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं सीधे अंडर आर्टिकल 226। और स्टेट को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने ऐसा किया है तो क्यों किया है। ये जबरदस्ती होती है, जस्टिफाई करना जरूरी है इनको। ठीक है, तभी हम उसे जस्टिसेबल कहते हैं। राइट, तो अगर हम कहेंगे कि जो प्रेम्बल है वो सभी जो अन्य भाग हैं संविधान के उसके बराबर है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स ही क्या होते हैं? जस्टिसेबल होते हैं। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है,
देखिए इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, हैज नो लीगल इफेक्ट, यानी कि ये और ये जो पहला और चौथा है बिल्कुल सेम है, परंतु जो चौथा है, जो डी ऑप्शन है, उसमें कुछ एक्सटेंशन भी है। लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, ई को अवॉइड कर देंगे। नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। अब इसको समझना है ये क्या कहना चाह रहा है, नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। इसका अगर मैं नो हटा दूं, इसका अगर नो हटा दूं और इसका इंडिपेंडेंटली हटा दूं, तो ये एक ही मतलब है। मतलब क्या कह रहा है, लीगल इफेक्ट ऑफ अदर पार्ट। मतलब देखिए ये स्टेटमेंट है, जैसे कुछ कानूनी भाषा होती है उसमें थोड़ा सा जटिलता इसलिए बनानी पड़ती है कि उसका कोई भी लोग गलत अर्थ ना निकले, इसलिए उसमें बहुत बातें जटिल बनाई जाती हैं। तो इसमें क्या है कि ये भाग होगा संविधान का, परंतु इसका कोई भी एक कानूनी, मतलब संविधान में जो उद्देशिका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है, उसमें कोई भी बातें लिखी हैं, उस आधार पे उन बातों को आप कभी भी कानूनी आधार नहीं बना सकते। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको ज्यादा समझाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद, सोशलिस्ट लिखा है ना, कहीं पर भी कैपिटलिस्ट लिखा है नहीं। तो आप अगर मेरा जो लेक्चर है अपने मोबाइल में देख रहे हैं, अपने टैब में देख रहे हैं, तो आप खुद देखिए क्या वो टैब या जो मोबाइल है वो क्या किसी गवर्नमेंट कंपनी ने बनाया है? नहीं बनाया ना, प्राइवेट नहीं बनाया है। तो अगर जिस देश में उद्देशिका में साफ लिखा है सोशलिस्ट है देश हमारा, परंतु वहां पर ये प्राइवेटिज्म कैसे आ गया है ना, ये तो अवैध हो गया। तो इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल में कुछ बातें लिखी हैं, उसके आधार पे आप कोर्ट यानी कि न्यायपालिका नहीं जा सकते कि ये गलत हो रहा है, कि पूंजीवाद बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, तो गलत है, राइट। तो कहने का ये मतलब है प्रेम्बल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं उसमें, परंतु आप उसकी बातों को एक कानूनी अधिकार नहीं बना सकते। किंतु परंतु जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, जिनके पास शक्ति होती है कि वो संविधान को परिभाषित करती है, क्योंकि संविधान में कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका अर्थ एक से दो निकल सकता है, एक से ज्यादा निकल सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना जो वर्डिक्ट देती हैं, जब संविधान की कुछ बातें समझाती हैं, तो उसमें क्या करती हैं, जो हमारी न्यायपालिका है वो उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल में लिखी हुई बातों को आधार बनाती है। ठीक है, वो क्या बनाती है, आधार बनाती है। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। इसका एक उदाहरण से और मैं आपको बता देता हूं। मानते हैं कल जो आपका संसद है, जो पार्लियामेंट है, अगर वो कानून बनाती है, एक इस तरह का कानून बनाती है, एक संवैधानिक संशोधन करती है कि भैया अब हम क्या कर रहे हैं, उद्देशिका में कैपिटलिज्म जोड़ देते हैं। ठीक है, कैपिटल यानी कि हमारा देश है पूंजीवाद तो है ही, आधा तो मिक्स इकोनॉमी है ना, आजकल तो हर देश क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। तो कैपिटलिज्म है, तो ये काम करते हैं, प्रेम्बल में कैपिटलिज्म जोड़ देते हैं। तो क्या जोड़ सकते हैं, अगर मान लीजिए है पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया है, पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया है, ठीक है, तो ये तो कानून बन जाएगा। अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा होगी, जुडिशियल रिव्यू होगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेम्बल, क्योंकि प्रेम्बल में एक शब्द लिखा है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट एक जगह कभी नहीं रह सकता। अगर आप उसको एक थ्योरेटिकली अगर एक साथ रखना चाहते हैं, राजनीतिक आधार पे वो रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आर्थिक आधार इकोनॉमी बेस में रख सकते हैं, परंतु पॉलिटिकल वाइज रखना नहीं है। तो अगर संसद कैपिटलिज्म को अगर जोड़ती है उद्देशिका में, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जब वो जुडिशियल रिव्यू करेगा इस एक्ट का, इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का, तो उसको नल एंड वॉइड कर देगा, उसको खारिज कर देगा, और आधार क्या देगा कि नहीं भैया हमारा देश सोशलिस्ट है, और वो कहाँ लिखा है, उद्देशिका में। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, खासकर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, जब वो न्यायिक समीक्षा करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं, तो वो इस प्रियम्बल में लिखी हुई बातों का इस्तेमाल करके अपने जजमेंट देते हैं, राइट। वो ऐसे ही जजमेंट नहीं दे सकते कुछ भी, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, संविधान, सर्वोपरि क्या है, संविधान। अब मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये भाग है संविधान का, बिल्कुल भाग है, परंतु इसकी अलग तरीके से कोई कानूनी इसकी प्रक्रिया नहीं है, मतलब इसको अलग आधार पे हम एक कानून का दर्जा नहीं दे सकते। परंतु अगर हम इसकी सहायता लें, इसको एक सहायक की भूमिका में लें, तो हम उसे ले सकते हैं कानून को परिभाषित करने के लिए। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया है, जो एक काल्पनिक उदाहरण है, जिसमें मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि जो न्यायपालिका है वो उद्देशिका का सहारा लेके जो कैपिटलिज्म शब्द जोड़ा गया है उसको हटाती है, उसको असंवैधानिक घोषित करती है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये पार्ट 4, पार्ट डी इज द राइट आंसर, राइट। तो आपको ये यहां पर दिख जाएगा, राइट। एक सेकंड, ये वाला, ठीक है, हल होने को ये भी सही है इसका, परंतु यहां पर एक पॉइंट छूट रहा है, फर्स्ट वाले में एक पॉइंट छूट रहा है कि जो
न्यायपालिका है ये उद्देशिका का इस्तेमाल करती है संविधान को परिभाषित करने के लिए। संविधान का जो मूल है, जो फंडामेंटल है, उसको संरक्षण देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम उद्देशिका का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात ये छोड़ रहा है पहला ऑप्शन। जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसको पूरा कर रहा है, इसलिए द राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। राइट, आगे देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम ध्यान से देखें हमें ये समझ में आता है कि जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस बैठक में जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसमें हम जानते हैं एक फ्रेंच की जो प्रथा होती है उसको अपनाया गया, यानी कि जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ किस आधार पे, उम्र के आधार पे, आयु में जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो उस हिसाब से जो पहले अध्यक्ष हमारे बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर पूछा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या यहाँ पर मुझे सच्चिदानंद सिन्हा का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि सीधे हमें समझ में आ रहा है कि 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को एक जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उनके मध्य एक चुनाव करवाया जाता है। उसके पश्चात हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो एक निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में सामने आते हैं। तो देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हाँ जी हैं। तो राइट आंसर इज दिस। देखिए बहुत कम होता है कि सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम वो एक साथ देते हैं। अगर दिया भी है, अगर मानते हैं विकल्प में दोनों नाम आपको दिखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो वहां पर वो प्रश्न में जरूर आपको लिख देंगे कि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं या नॉमिनेटेड, क्योंकि पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे, उसमें कोई चुनाव नहीं हुआ था। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनसे संबंधित चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था। तो इसी तरह वो अगर दोनों विकल्प दे रहे हैं तो आपसे प्रश्न में वो पूछ सकते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इलेक्टेड विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड नॉमिनेटेड विल बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट, तो इसका आंसर क्या है आपका? राजेंद्र प्रसाद। और देखिए कहां पूछा गया है, CAPF ACS एग्जाम 2020 में। ठीक है, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन, यानी कि जो 11वां जो अनुसूची है आपकी वो क्या बात करती है। देखिए इसको हम समझने के लिए हमें थोड़ा ऐतिहासिक समझना पड़ेगा। अगर मैं आ रहा हूं आपका एक वर्ष में आ रहा हूं जिसे मैं कह रहा हूं 1957 में जो सरकार है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार ही बनती थी, तो जो सरकार है केंद्र की वो एक अनुच्छेद हमारा लिखा गया है, एक आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 लिखा गया है हमारे संविधान में, जो बात करता है कि एक जो पंचायती राज प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं जो राज्य हैं, राज्य से मेरा तात्पर्य है चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, क्योंकि राज्य की जो परिभाषा है, जो स्टेट की डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में आपको मिलती है। राइट, तो जो राज्य है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने जो क्षेत्र है उसका अपना अपना जो एरिया है वहां पर क्या लागू करे, पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली क्या होती है? पंचायती राज प्रणाली मतलब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाना। मतलब लोकल लोग क्या करें, केवल वो इलेक्शन में वोट ही देने का काम ना करे, बाकायदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करे और सरकार का भाग बने। ठीक है, ग्राउंड लेवल की सरकार, उसे कहते हैं हम पंचायती राज प्रणाली। तो इसकी जो शुरुआत होती है आर्टिकल 40 की बात के लिए एक 1957 में एक समिति गठित की जाती है जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। बलवंत राय मेहता, उसके बाद अशोक मेहता आती है, फिर आपकी GV राव आती है, उससे पहले हनुमंता आती है। तो इस तरह से आपकी समितियां बनती रहती हैं। तो जो पहली थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी, गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1957 में, और इसी रिपोर्ट के आधार पर, हालांकि केंद्र स्तर पे तो ये नहीं बन पाया, इसको जो इन्होंने सुझाव दिए थे वो केंद्र स्तर पे तो लागू नहीं हो पाए थे राजनीतिक कारण की वजह से, परंतु ये जो 1957 में जो भी सुझाव बलवंत राय मेहता जी ने दिए थे पंचायत से संबंधित, वो सुझाव हमारा जो पहला राज्य बना राजस्थान ने अपनाया। राजस्थान का जो नागौर जनपद है, नागौर जनपद पहला जनपद बना जिसने ये पंचायती तंत्र लागू किया। ठीक है, कब लागू किया उसने? 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे, और वर्ष था आपका 1959। गांधी जयंती पे उसने लागू किया था। तो आपसे प्रश्न बन सकता है भारत का पहला राज्य तो राजस्थान, पहला राज्य कौन सा बना जिसने पंचायती तंत्र को अपनाया? तो आप कहेंगे राजस्थान। कब अपनाया? 2 अक्टूबर 1959। तो ये शुरुआत हुई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कभी भी ये बात नहीं करी कि ये एक पंचायत जो है एक संवैधानिक दर्जा इसे था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। तो ये एक थोड़ा ऐतिहासिक है, यहाँ से शुरू होता है, फिर हम आगे देखते रहते हैं। तो आगे हमें समझ में आता है कि जब हम बात करेंगे 1992 की,
1992 में क्या होता है कि एक 73वां संशोधन पारित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब पास किया जाता है? 1992 में। इसके द्वारा जो ये पंचायती राज प्रणाली है उसको एक संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। नाउ इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलता है, एक संवैधानिक दर्जा मिलता है, तो इसमें दो नियम मिलते हैं इस पंचायती राज प्रणाली को। दो नियम कौन कौन से हैं? एक ऐसे नियम है जो संवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि हर राज्य पे वो क्या करेंगे? बाध्यता लाएंगे, यानी कि मैंडेटरी होंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा दो तरह के नियम आपको मिलेंगे, एक होगा बाध्यता लाएगा, मैंडेटरी लाएगा, जो होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और दूसरा होगा जो राज्य है, राज्य को भी अधिकार दिया है वो अपने स्तर पे अपने अपने नियम लागू कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए भारत ऐसा देश है जहां पर अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग भौगोलिक संरचनाएं हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखूं भौगोलिक आधार पे, ज्योग्राफिकल वाइज, उसकी और जो महाराष्ट्र का है उसका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो जब डिफरेंट है तो कुछ नियम तो डिफरेंट बनाने पड़ेंगे ना, तो इसीलिए कुछ अधिकार राज्यों को भी दिया गया। जैसे अब पहले ये समझिए 73वां संशोधन द्वारा इसको क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा। तो उससे क्या हुआ? संविधान में हमारे कहां चेंज होता है? एक भाग 9 जो पार्ट 9 है, ठीक है, जो पार्ट 9 है वहां पर इसको पंचायत को डाला गया, और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ से मेरा तात्पर्य है ABCDEFG करते करते ओ, यानी कि कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 16 अनुच्छेद। 16 अनुच्छेद इस भाग 9 में आते हैं। 16 अनुच्छेद ABCDEFGH आप करिए, और एक 243 भी है केवल। तो ये हो गए 16 अनुच्छेद किसके लिए परिभाषित हैं? वो परिभाषित है आपके पंचायत के लिए, जो कहां डाले गए हैं? भाग 9। अब ये भी याद रखिएगा, जैसे मैं बात करूं आपसे कि जैसे मैंने अभी बोला आपको कि जब पंचायत के जो नियम है उसमें कुछ नियम राज्यों के पास भी हैं, कुछ तो संवैधानिक हैं, कुछ नियम जो हैं वो राज्यों पे निर्भर करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग, आप जिस भी राज्य को बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे आपके वहाँ जो पंचायती तंत्र है वो अन्य राज्य से अगर आप तुलना करते हैं तो अलग है। जैसे कि इसको याद करने का एक तरीका है, मैंने बना रखा है, देखिए 7 और 3 कितना होता है? 10। 7 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा कितना होगा? 10। एक सेकेंड, 3 को पहले लिखेंगे, तो 3 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। ठीक है, ये आपने याद रखना, बीच में 8 लिख देना है। अब C, ये जो 3 होता है, इसको अगर मैं ABC करूं तो ये C होता है, ये G होता है, ये H होता है, और ये J होता है, राइट। तो वैसे ही देखिए आप कैसे 243C, 243G, 243H, ऐसा आप करते रहिए J तक। ये जो 4 अनुच्छेद हैं ये राज्यों को अधिकार देते हैं कि वो अपने स्तर पे अपने हिसाब से नियम दे सकते हैं। मेरी बात आप समझ पाए होंगे। बाकी चाहे ABCD इस तरह से जितने भी अनुच्छेद हैं, अगर आप इन 4 अनुच्छेदों को हटा दें तो सारे के सारे अनुच्छेद जो है वो संवैधानिक नियम है, और वो हर राज्य पे जरूरी तौर पे लगाए जाते हैं, वहां मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। 3 में जोड़ेंगे 7 तो बनेगा 10, और बीच में 8 याद रखें। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं फिलहाल बात करूंगा 243G की बात मैं कर रहा हूं। तो जो अनुच्छेद 243G है वो बात करता है कि यहां पर जो जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला तो भाग 9 जुड़ा है, भाग 9 के साथ यहां पर एक अनुसूची यानी कि स्केड्यूल 11 भी जुड़ा है। स्केड्यूल 11 जोड़ के यहां पर 29 सब्जेक्ट्स यानी कि जो 29 मुद्दे हैं वो दिए गए। कितने मुद्दे दिए गए? 29 मुद्दे, जो अलग अलग विषय होते हैं जैसे पानी, इस तरह से। तो ये 29 मुद्दों में से जो मुद्दे राज्य सरकार चाहती है पंचायत उसमें काम करे, तो वो राज्य सरकार तय करेगी। पर राज्य सरकार तय कैसे करेगी? कानून द्वारा, यानी कि अपनी विधानसभा में, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कानून पास करेगी कि हम 29 में से ये मुद्दे, जो मुद्दे वो देना चाहते हैं, ये मुद्दे हम किसको दे रहे हैं? पंचायत को। तो यहां से आपको यहां तक पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। तो यहां से हम क्या सीखें? एक स्केड्यूल 7 है जो संविधान के, जो ओरिजिनल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसमें था। और जो स्केड्यूल 11 आपको मिलता है ये 1992 से मिलता है। तो स्केड्यूल 7 क्या है? ये शक्तियों का विभाजन है, किस किस के बीच में? सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ द पावर है, केंद्र और राज्य। और जो स्केड्यूल 11 है वो किस किस के बीच डिवीजन है पावर? स्टेट और पंचायत, स्टेट्स एंड पंचायत। तो इतना आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। 11th स्केड्यूल, जैसे कि मैंने बताया, ये स्टेट और पंचायत के बीच डिवीजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी फॉर बॉय। ठीक है, ये देखिए, और ये CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप भली भांति जानते हैं कि CDS का पेपर कराता कौन सा आयोग है? वो कराता है लोक सेवा आयोग। ठीक है, UPSC मतलब। अब आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग
स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा में कौन कहता है डेट ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वॉज गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जब हमारा गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे, यानी कि जब हम संविधान लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, कौन कहता है कि जब हम संविधान लागू करेंगे तो वो भयंकर कॉन्ट्राडिक्शन लाएगा, मतलब वो लड़ाई भी करवा सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है, विरोधाभास ला सकता है, यानी कि एक तरह से साधारण तौर पे कहीं ना कहीं लड़ाई करवा सकता है, विचारों की मतभेद हो सकता है। ऐसा किसने कहा? देखिए, ऐसा आपको पता ही है, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है वो हुआ है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके लागू हो गया है, राइट। इससे एक दिन पूर्व, यानी कि एक दिन पूर्व मतलब मैं बात कर रहा हूं 25 नवंबर 1949 की, इस दिन B.R. अम्बेडकर साहब जो हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उन्हें, जो B.R. अम्बेडकर साहब है, वो कहते हैं कि समस्या क्या है। जैसे कि हमने समानताओं की तो बात बहुत करी है, जैसे हमने अनुच्छेद 14 दिया है, अनुच्छेद 15 दिया है, अनुच्छेद 16, 17, 18 दिया है जो समानता की बात करता है, परंतु जब इसे लागू किया जाएगा तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें हमारे भारत की उस समय की, जब भारत आजाद हुआ था, तो उसमें जिसे हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इनइक्वालिटी कहते हैं, यानी कि अमीर बहुत अमीर होता है, गरीब बहुत गरीब होता है, वैसी स्थिति थी। अब होता क्या है, अगर मैं एक वर्ग को देखूं जो बहुत गरीब है, उसको जब ऊपर उठाया जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, मानते हैं ना बात, उसको क्या दिक्कत, उसके तो मजे है, सबको ऊपर ही बढ़ना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मुझे गरीब बनना है, राइट। परंतु जो अमीर है, जिनके पास राजा रजवाड़े हैं, अब उनको नीचे किया जाएगा, उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, क्या वो खुश होंगे? तो यानी कि जो उस समय समाज में जो एक सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, जो इनइक्वालिटीज थी, जैसे ये संविधान लागू किया जाएगा, समानता की बात की जाएगी, तो जो वास्तविकता है उसमें बड़े खतरनाक क्या हो सकता है, विचारों का मतभेद। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि संविधान जिस दिन लागू किया जाएगा वो बड़ा भयंकर हो जाएगा। तो ये बात किसने कही है? B.R. अम्बेडकर ने। तो मैंने आपको एक आसान शब्दों में ये बात बता दी है। हालांकि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था, जैसे कि आपको पता ही है। फिर यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो यहाँ पर हमारे जो लौह पुरुष हैं, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, उनकी अहम भूमिका है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी। तो डायरेक्ट आंसर इसका B.R. अम्बेडकर। तो इसका आंसर आप देख सक रहे हैं, और ये CDS परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, राइट। आगे देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, 5वां। हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हर क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल पूछा गया है, वॉज डिफेंडेड बाय B.R. अम्बेडकर ऑन द प्ली दैट इट वुड बी यूज्ड एज अ मैटर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। मतलब इनमें से कौन सा वो आर्टिकल है, कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा है कि आपने, जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे, तभी ये विकल्प आपने लागू करना है। यानी कि इसके लिए एक डेड लेटर भी कहा जाता है, इसको डेड लेटर की तरह रखना है, मृत पत्र की तरह रखना है, मृत मतलब ये लास्ट होना चाहिए। तो वो किसके लिए कहा है? वो कहा है आपके अनुच्छेद 356 के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं जो अनुच्छेद 356 है। अगर मैं एक आपातकाल की बात करूं, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी आपको मिलेगी, 3 अनुच्छेद आपको याद रखने, 352, 356 और 360। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 जो एक राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और 360 जो एक वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। और ये बात अच्छी तरह याद आपने रखनी है कि इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल केवल 352 और 360 में किया गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल केवल 352 और 360 में ही किया गया है। 356 में कहीं पर भी इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है संवैधानिक तौर पर। संविधान में 356 के लिए कहीं पर भी आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि हम साधारण भाषा में इसको भी एक इमरजेंसी कह देते हैं, राइट। स्टेट इमरजेंसी कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 तक स्टेट इमरजेंसी लगाई, तो ये कह सकते हैं, परंतु संवैधानिक तौर पे आप इसे प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी नहीं कह सकते, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब B.R. अम्बेडकर ने इसके लिए ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अगर मैं 352 को लूं, उसमें आधार दिया हुआ था कि किस किस आधार पे आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, वो साफ दिया हुआ था। ओरिजिनल संविधान में अगर हम देखें तो युद्ध दिया था, पहला वॉर दिया था, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि माहौल बन रहा है गर्मा गर्मी वाला, और तीसरा दिया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है। परंतु आंतरिक गड़बड़ी भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए इसको 44वें संशोधन जो 1978 में किया गया था जनता सरकार के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई कर रहे थे, तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर क्या डाल दिया, आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जब तक लोग हथियार नहीं उठाएंगे तब तक आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। जैसे जिस हिसाब से आजकल आप देख रहे हैं मणिपुर की जो स्थिति हो रही है, जो एक शर्मनाक हरकत की जा रही है
मणिपुर में, तो वहां पर एक आपातकाल घोषित किया जा सकता है, वो आधार बनता है, क्योंकि वहां पर लोगों ने हथियार उठा दिया है और जो कहीं ना कहीं अहिंसा फैल रही है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो यानी कि ये परिभाषित है, परंतु अगर मैं 360 को भी बोलूं वो भी परिभाषित है, परंतु 356 परिभाषित ही नहीं है। इसलिए आप ऐतिहासिक पहलू देख लीजिए, जब से संविधान लागू हुआ है तब से बहुत से जो केंद्र सरकार है उसने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। क्योंकि समस्या क्या होती है, 356 जब आप लागू करते हैं तो आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। जो लोकतंत्र की जो बुनियाद है, आपके लोगों के अधिकार, लोकतंत्र की बुनियाद क्या है, आपके मौलिक अधिकार, वही आपसे छीन लिए जाते हैं, राइट, 356 में। अब देखिए 356 क्या है, 356 कहता है कि जब राज्य जो है वो एक संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक संवैधानिक रूप से काम होना चाहिए ना, अगर वो राज्य नहीं कर रहा है। और यहां पर ही इससे 356 से जुड़ा हुआ जो है अनुच्छेद वो है 355। 355 ज्यादातर जो टारगेट करता है, फोकस करता है, वो केंद्र को करता है, केंद्र की जिम्मेदारी बताता है, ड्यूटी बताता है कि केंद्र की ये ड्यूटी है कि वो चेक करेगा जितने भी राज्य हैं कि वो संवैधानिक तौर पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो 356 लगा सकता है, कौन, केंद्र। यानी कि 355 अनुच्छेद 355 किसको आज्ञा देता है, किसको एम्पावर करता है, किसको शक्तिशाली बनाता है, केंद्र को, कि वो राज्यों पे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये परिभाषित ही नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसको राजनीतिक पहलू की तरह ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए BR अम्बेडकर जैसे जो महापुरुष हैं वो जानते थे इसका मिसयूज हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि इसको आपने लास्ट रिजॉर्ट की तरह रखना है, इसका हमेशा इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु हमें कुछ और ही दिखता है। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या है इसका, 356, राइट। तो देखिए सिंपल सी बात होती है कि इट्स ऑल अबाउट मेरिट। और आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जो अलग अलग टीचर्स आपको मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स आपको मिल जाते हैं, तो इसीलिए जो आयोग है वो भी जानता है। मैंने हमेशा कहा है कि आयोग हमसे 10 कदम आगे चलता है, उसको पता है कि क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से वो पेपर डिजाइन करता है। तो आपने ये नहीं सोचना है, आपने अब जो अपना लेवल है उसको अच्छे लेवल तक ले जाना है, राइट। तो आइए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। जो ये टेस्ट सीरीज है आपकी, ये मात्र आपको केवल पड़ेगी 999 रुपए की, राइट। और टेस्ट सीरीज आपने जरूर लेनी चाहिए, इसमें 10 आपकी सेक्शनल है और 10 फुल है आपकी, ये बात आपने याद रखनी है। मात्र 999 की पड़ेंगे। आगे देखेंगे जो भी प्रीमियम लेक्चर्स हम दे रहे हैं, सारे प्रीमियम लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें पूरा आपका जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। इवन जो आपके एक्ट्स आ रहे हैं वो भी आपके कवर किए जाएंगे, जो मात्र 9,999 का आपको पड़ेगा। और ये देखिए जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पूरे सिलेबस के साथ आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों, राइट। ये आप अपने एक्ट देख सकते हैं, वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1982। ज्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो इससे डरते हैं, तो ये आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पहले 50 होंगे उनको 50% का डिस्काउंट पड़ेगा। जो आपको 9,999 का पड़ेगा वो केवल आपको पड़ेगा 4,999 का, ठीक। तो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करिए। ये हमारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मोबाइलाइज कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, राइट। मोबाइल को तो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक रिवॉर्ड है हमारे लिए, क्योंकि आजकल बिना साक्ष्य की बात करना मूर्खता होती है, क्योंकि जमाना ही ऐसा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो कुछ एविडेंसेस हम आप तक पहुंचाते हैं, जो हमने प्रयास किया है, एक जो जिम्मेदारी है हमारी वो आपको दर्शाते हैं, राइट, साक्ष्य के रूप में। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको डेली अपडेट्स दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है कि अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है, परंतु सिलेक्शन वही लेता है जो मेरिट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप टू डेट रहेंगे और आप मेरिट में आ पाएंगे, राइट। तो ये हमारा नंबर है 24/7 हम अवेलेबल है। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं वो इस नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।